अमिता इस उपन्यास में चरित्र चित्रण की थकनरे अपनी आवाज़ बंद कर दीजिए। ओके सर। हाँ। अमिता उपन्यास में चरित्र चित्रण की जो संवाद शैली है, संवाद पद्धति है, उसमें हमने कल अप्रत्यक्ष चरित्र चित्रण की विधि को देखा था। आज हम प्रत्यक्ष चरित्र चित्रण की विधि को देखेंगे। कल हमने आचार्य सुकंठ और महासेनापति भद्रकीर्ति के संवादों में से नंदा जो महारानी है उस समय उसके उसकी निंदा की बात कही थी, जो अप्रत्यक्ष रीति से वहाँ नंदा उपस्थित नहीं है, जिसके कारण वह उसके बारे में कुछ गलत सलत बातें आचार्य सुकंठ और सेनापति भद्रकीर्ति कर रहे हैं। अब हम चरित्र चित्रण की प्रत्यक्ष विधि की ओर जाएंगे संवादों के माध्यम से। चरित्र चित्रण की दृष्टि से इस विधि के संवाद पात्रों के क्रियाकलापों पर आधारित होने के कारण अधिक प्रामाणिक होते हैं। इनमें पात्रों के गुण अवगुण दोनों के स्पष्ट परिचय मिल जाते हैं। इस संदर्भ में अमिता उपन्यास से यह निम्न उदाहरण द्रष्टव्य है। परम भगवती आतताई के सम्मुख सिर झुकाकर अपना स्वत्व छोड़ देना मनुष्य का धर्म नहीं है। यह कदर्य है। कदर्य मतलब कायरता। स्वर्गीय महाराज सेवक और राज्य परिषद पर कलिंग के राज्य और राजवंश की रक्षा का उत्तरदायित्व दे गए हैं। सेवक ने और राज्य परिषद ने महाराज के अंतिम समय उनके सम्मुख कलिंग राज्य और कलिंग के राज्यवंश की रक्षा की प्रतिज्ञा की थी। सेवक और राज्य परिषद उस प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। यह सेवक का धर्म है। सेवक को कोई भी परिग्रह नहीं है। उसके लिए एक चटाई और एक लोटा पर्याप्त है। शरीर का भी मोह अब नहीं रहा, परंतु कलिंग की मर्यादा की रक्षा सेवक का धर्म है। सेवक की प्रार्थना है, जैसे पुण्य स्मृति महाराज और महाराज के पिता ने सेवक का विश्वास किया था, वैसे ही भगवती भी करें। सेवक के सेवा कर्तव्य में बाधा न डालें। अब देखिए, ये जो लंबा संवाद है, इस लंबे संवाद में आचार्य सुकंठ अपने चरित्र की विशेषताएं बता रहे हैं और ये प्रत्यक्ष विधि हुई। हालांकि कहानी में ये दौर है कि महारानी नंदा युद्ध नहीं चाहती, आचार्य भी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन राज्य की और राजवंश की रक्षा चाहते हैं। मेरे पास कुछ परिग्रह मतलब मतलब यहाँ अमात्य ये कह रहे हैं कि मैं एक महामात्य हूँ, महामंत्री हूँ, फिर भी मुझे कोई परिग्रह नहीं है। परिग्रह का मतलब मैं सिर्फ एक लोटा और एक चटाई से मेरा चल जाता है। मैं एक सामान्य संन्यस्त वृत्ति का ब्राह्मण हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन राज्य की रक्षा होनी चाहिए। अब देखिए, इसका उत्तर देते हुए नंदा अपने चरित्र की विशेषताएं किस प्रकार प्रकट करती हैं। आचार्य, हिंसा की प्रतिद्वंद्विता में हिंसा करना धर्म नहीं अधर्म है। क्या कहा है देखिए, हिंसा की प्रतिद्वंद्विता में हिंसा करना यह धर्म नहीं अधर्म है। अपने सामर्थ्य के अहंकार में भगवान की चमत्कार शक्ति की उपेक्षा करना ज्ञान नहीं अज्ञान है। आप अपना कर्तव्य निभाएं, परंतु हम प्रजा को घर द्वारहीन नहीं होने देंगे, चाहे जो हो। आप अपना कर्तव्य कीजिए, लेकिन सैनिक स्कंधावर बनाने के लिए, राजमहल बनाने के लिए, किला बनाने के लिए हम जनता को उसकी झोपड़ियों से नहीं निकालेंगे। धर्मस्थानों को हिंसा का शिविर नहीं बनने देंगे। ऐसा करने से राज्य पाप का भागी होगा। देखिए, अब यहाँ आचार्य सुकंठ उस समय के हिंदू धर्म के प्रतिनिधि हैं और नंदा बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि है। इससे दो धर्मों के बीच का जो फर्क है, जो अंतर है, उस अंतर को यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। और इससे आचार्य सुकंठ और महारानी नंदा, इन दोनों के भी चरित्र की विशेषताओं में अंतर क्या है, ये बताने की कोशिश की है। अब तीसरी प्रविधि है मनोवैज्ञानिक प्रविधि। मनोवैज्ञानिक पद्धति से जो चरित्र चित्रण किया जाता है, उसका भी यहाँ उल्लेख किया गया है। देखिए किस प्रकार किया गया, इसको देखने का प्रयास करेंगे हम।
चरित्र चित्रण की स्वाभाविक और यथार्थ चरित्र चित्रण को स्वाभाविक और यथार्थ रूप देने के लिए पात्रों का स्तर जीवन के निकट किया जाता है, साथ ही उसके अंतर्द्वंद्व, अंतः प्रेरणाएं, जो मनोवैज्ञानिक मन की बातें हैं, स्वप्न विश्लेषण आदि के द्वारा उसकी अंतः प्रकृति का भी विवेचन किया जाता है। यह प्रणाली पाश्चात्य साहित्य की देन है, क्योंकि मनोविज्ञान जो डॉक्टर सिगमंड फ्रायड, जुंग, कार्लायर इत्यादि पाश्चात्य लोगों ने दी है, तो उसी पद्धति से हम पाश्चात्य रीति से आ रहे हैं। इससे पात्र की मानसिक स्थिति का पूर्ण परिचय हो जाता है। हम इसे मनोवैज्ञानिक पद्धति यानी कह सकते हैं, और इस मनोवैज्ञानिक पद्धति का अमिता उपन्यास में लेखक यशपाल जी ने बहुत प्रयोग किया है। एक उदाहरण यहाँ दिखाते हैं, वही फिर से उदाहरण आ रहा है हिता का। हिता का सिर चिंता से घूमने लगा। वह स्वयं भी तो सेठ के कहने से महारानी को बहका कर कितना बड़ा उत्पात खड़ा कर रही है। अनेक घटनाएं। महारानी का गाय और बछड़े को देखकर नगर पथ पर रो पड़ना, और बिना पूर्व सूचना के महारानी की माता के प्रत्यागमन का अनुरोध करने के लिए महामात्य के यहाँ पहुंचा देना। उसने क्या क्या कर डाला। यदि सामंत प्रताप और महामात्य यह भेद जान पाएं कि उसका सिर कंधों से पृथक हो जाने में कितनी देर लगेगी। हिता ने कल्पना से देखा, एक बधिक उसकी गर्दन पकड़ करके काष्ठ पर, लकड़ी पर रख रहा है, और दूसरा बधिक विकराल कुलिश मतलब तलवार उसके सिर पर उठाए खड़ा है। उसका शरीर पसीने से भीग गया। अब देखिए यहाँ जो गलती हिता ने की थी राज्य के विरुद्ध, केवल एक सोने के कंगन के मोह में और मोद के मोह में, उसका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है, और हिता के मन की बात प्रकट हो रही है कि उसने जो गलती की है, जो अपराध किया है, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। यह उसकी मानसिक स्थिति बताने की कोशिश की जा रही है। तो इससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चरित्र के मतलब वो क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, हिता के मन में, ये सारा सब कुछ प्रकट होता है। अगली प्रविधि है पूर्व वृत्तात्मक पद्धति, यानी पहला जो घटा, यानी जिसे फिल्मों में फ्लैशबैक पद्धति होती है, उस फ्लैशबैक पद्धति के द्वारा कुछ पहले घटा हुआ दिखाया जाता है, वैसे ही यहाँ भी पूर्व वृत्तात्मक पद्धति से किसी मनोवैज्ञानिक गुत्थी की पूर्व परिस्थितियों का भी आकलन करके चरित्र को स्पष्ट किया जाता है। मतलब इस समय कोई व्यक्ति, कोई पात्र कोई गलत काम कर रहा है, या कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे किसी का नुकसान हो रहा है, तो यह उसके पूर्व मतलब उसके भूतकाल में जाकर के वह ऐसा आचरण क्यों कर रहा है, इसका एक पोएटिक जस्टिफिकेशन दिया जाता है, यानी काव्यात्मक न्याय संगत उसे ठहराया जाता है। पात्र का पूर्ववृत्त देखकर उसका चित्रण करने से, विश्लेषण करने से स्वाभाविक और यथार्थ वह पात्र हो जाता है। यह पद्धति भी अमिता उपन्यास के चरित्र चित्रण में दो प्रकार से आई है, एक पूर्व जीवन का परिचय और दूसरा स्मृति के माध्यम से पूर्व जीवन को देखना। उदाहरण के तौर पर, हमारे केवल 5 मिनट रहे हैं, इस पूर्व जीवन का परिचय, इसमें आचार्य सुखंठ, हिता, वापी आदि के जीवन की बात कही है। तो उसमें हिता कौन थी, कैसे उसका जन्म हुआ, ये सारी बातें बता दी गई है। हिता की माता मतलब वापी कुरुदेश की कन्या थी। उसके माता के पिता ने मतलब नाना ने भयंकर दुर्भिक्ष के समय अपनी बेटी को मृत्यु से बचाने के लिए एक दास व्यापारी के हाथ बेच दिया था। दास व्यापारी ने बालिका को मगध के एक व्यापारी के हाथ बेच दिया। यौवन आने पर वापी में रूप लावण्य निखर आया। वह कठिन परिश्रम के योग्य न थी, परंतु अपने शील और चातुर्य के कारण वह मगध के व्यापारी के कृपा पात्र बन गई। यौवन में सेवा कार्य करते समय उसे 2 पुरुष संतानें हुई और 26 वर्ष की आयु में उसकी गोद में हिता आई। उसी समय किसी आकस्मिक रोग से वापी के स्वामी की मृत्यु हो गई। मगध के व्यवसायी युवा पुत्रों के लिए 26 वर्ष की निर्बल कोमलांगी दासी अनुपयोगी थी। युवा पुत्रों ने पिता का ऋण चुकाने और व्यय दासों के व्यय से बचने के लिए
वापी को उसकी कन्या सहित बेच दिया। इस बार वापी जिस व्यापारी सार्थ के हाथों बिकी, वह उसे कलिंग ले आया। मतलब हिता की माता वापी का पूर्व वृत्त कथन करके ये बात बता दी है। और इसकी दूसरी प्रविधि है स्मृति के माध्यम से। अब देखिए कि पहली प्रविधि में यानी पूर्व वृत्त कथन की पद्धति में लेखक ने अपनी भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन स्मृति के माध्यम से देखिए वो किस प्रकार लिखते हैं। इस प्रकार के चरित्रों में हिता का चरित्र विशेष रूप से निखरा हुआ है। हिता की व्याकुलता का स्मृति भाव के माध्यम से बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में, मोद की अवस्था का अनुमान कर हिता का मन खंड खंड हो रहा था। उसने एक ही बार दंडक की अप्रसन्नता से कोड़े की चोट पीठ पर सही थी। यानी पहली बार, एक बार उसे मतलब हिता को भी कोड़े से पीटा गया था। उस स्मृति से ही उसके शरीर का रोम रोम कंटकित हो गया, रोमांचित हो गया। न जाने कैसे कितने कोड़े मोद के शरीर पर पड़ते होंगे। इस प्रकार से देखिए स्मृति के माध्यम से भी पूर्ववृत्त का कथन यहाँ हो चुका है। आज कुछ इंटरनेट की समस्या, रेंज की समस्या थी, डाटा की समस्या थी, इस वजह से हम देर से ज्वाइन हो गए। मतलब 8:40 की जगह हम 9 बजे शामिल हो गए। तो 9 से लेकर के ये 9:20 हो रहे हैं और अगली तासिका के लिए हमें जाना है। आज यहीं रुक जाते हैं और जो हर रोज़ मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कृपया करके उन यूट्यूब लिंक को बार बार देखें और अपने अभ्यास की तैयारी कर लें। ठीक है, धन्यवाद।